देखिए, फर्म के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में हम लोग प्रावधान को देख रहे थे। तो इसमें जो उपधारा एक है, ये प्रावधान कर रही है कि फर्म का कोई भी भागीदार जो है तब तक किसी संविदा से उद्भूत अधिकार का प्रवर्तन कराने के लिए या इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार है, ऐसे अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए वाद संस्थित नहीं कर सकता है, जब तक कि ऐसे फर्म का रजिस्ट्रीकरण न हुआ हो और उस जो भागीदार के तौर पर वाद संस्थित कर रहा है उसका नाम फर्म रजिस्टर में दर्ज न कर लिया गया हो। उपधारा 2 में ये देखा गया था कि संविदा से उद्भूत कोई भी भागीदार वाद लाना चाहता है या इसको जो है प्रवृत्त कराना चाहता है, इसका इन्फोर्समेंट कराना चाहता है, तो वो पर व्यक्ति के विरुद्ध, वहाँ पर भागीदार और फर्म के विरुद्ध है, यहाँ पर व्यक्ति के विरुद्ध है, तो वह तब तक वाद संस्थित नहीं कर सकता है जब तक कि फर्म जो है रजिस्टर्ड न हो या उस व्यक्ति का नाम जो है फर्म के रजिस्टर में दर्ज न कर लिया गया हो। देखिए, उपधारा 3 जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें ये प्रावधान ये 2 भागों में विभाजित हो रही है। एक इसका जो पहला पार्ट है, यानी कि जो प्रथम भाग है, सामान्य सिद्धांत को बताता है, और जो पश्चातवर्ती भाग है, एक 2 अपवादों को प्रस्तुत करता है, 2 अपवादों को बताता है। तो पहले पार्ट में ये बता दिया गया है कि संविदा से यदि उद्भूत कोई अधिकार है और ऐसे अधिकारों के संबंध में यदि कोई मुजराई का दावा है, कोई सेट ऑफ है, तो ऐसे वादों पर भी जो उपधारा 1 और उपधारा 2 के जो नियम हैं या जो प्रावधान हैं, वो समान रूप से लागू रहेंगे या लागू होंगे। और ये यदि इससे संबंधित कोई अन्य कार्यवाही हो तो उस पर भी ये लागू होंगे। अन्य कार्यवाही के तौर पर हम लोग देखे थे कि सपोज करिए कि ये जा रहे हैं न्यायालय में, न्यायालय में इनका जो है मामला इंटरटेन नहीं हो रहा है, इनका मुकदमा यदि दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो ये सोचते हैं कि हम एक आर्बिट्रेशन के माध्यम से या एक मध्यस्थ के माध्यम से इस समस्या का निराकरण करा लें, इसको तय करा लें, इसको निर्धारित करा लें। तो ऐसा भी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उपधारा 1 और उपधारा 2 का जो नियम है ये इस पर भी लागू होता है, उस पे उसे भी वो बाधित रहेंगे। देखिए, उपधारा 3 का जो बाद का जो यानी कि पश्चातवर्ती जो भाग है, वह इसमें बता रहा है कि 2 अपवाद इसके बताए गए हैं। पहले अपवाद के तौर पर देखा गया था कि जहां फर्म के विघटन से संबंधित कोई मामला है या लेखाओं के परिनिर्धारण से संबंधित मामला है या फर्म की कोई संपत्ति है उसको वसूल किए जाने से संबंधित है या उसके रिकवरी से संबंधित है, तो ऐसे वादों पर उपधारा 1 और उपधारा 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे। तो इसका रीजन भी मैं बता दिया था कि जैसे सपोज करिए कि फर्म चल रही है, ये छूट इसलिए दे दी गई है या इसको अपवादित दशा में इसलिए रख दिया गया है कि 2-4 लोग हैं, उसमें हो सकता है किसी की अकर्मण्यता हो, कोई इंटरेस्ट न ले रहा हो, दूसरा आदमी सफ़र कर रहा है, तो यह छूट दे दी गई है कि ऐसे फर्म का वह चाहे तो विघटन कराने के लिए वाद ला सकता है और उपधारा 1 और उपधारा 2 के जो नियम हैं इसको बाधित नहीं करेंगे। या फिर लेखाओं का परिनिर्धारण है, हिसाब किताब मांग रहा है, इसके लिए भी वाद ला सकता है, या कोई फर्म की संपत्ति है जिसे वो वसूल करना चाहता है, उसके लिए भी वो वाद संस्थित कर सकता है। अब देखिए, जो उपधारा 3 है इसमें ये बता, इसका जो दूसरा परंतुक है, अच्छा इसमें एक केस रह गई थी, उसको लिख लीजिए। देखिए, ये केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, केस का नाम है शिवदत्त वर्सेज पुसीराम। इसमें ये अवधारित कर दिया गया है कि सपोज करिए कि ये जो अपवाद है आपका पहला अपवाद, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो वसूली की जा सकती है, यानी कि फर्म की कोई संपत्ति है तो ऐसी संपत्ति को वसूल किया जा सकता है या तो तृतीय पक्षकार से, उसमें भी ये सम्मिलित रहता है। तृतीय पक्षकार का अर्थात है कि कोई थर्ड पार्टी है, या किसी भी भागीदार से इसकी वसूली की जा सकती है जहां पर कि ये संपत्ति जो है वसूल किए जाने योग्य हो। इसको पैरावाइज लिखिए, पैरा दीजिए। द एक्सेप्शन इन, क्या, इस कोष्टक में नीचे लिख लीजिएगा। द एक्सेप्शन इन सेक्शन 69, उसके आगे कोष्टक में 3, उसके आगे कोष्टक में स्मॉल ए, इज वाइड इनफ, इज वाइड इनफ टू इंक्लूड ए क्लेम फॉर मनी ड्यू टू ए dissolved firm, ड्यू टू ए dissolved firm, comma, either from a partner, either from a partner or from a third party,
or from a third party, full stop. So, comma, a suit to realize, a suit to realize a specific sums, SUMS, of money due to a firm from a partner of a dissolved partnership is maintainable, is maintainable। आप लोग लिखिए। केस का नाम लिखिए, शिवदत्त। अभी आप लोग ने लिखिएगा, इसमें अभी नहीं लिखाएंगे थोड़ा सा। हिंदी मीडियम में लिखिए, केस का नाम शिवदत्त लिखिए, शिवदत्त बनाम उसी राम। लिखिए इलाहाबाद, इसमें लिखिए के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। अभी आप लिख नहीं रहे थे, जब मैं केस का नाम बोला तो आप लिखी नहीं। लिखिए शिवदत्त बनाम उसी राम। इतना ही लिखिए, पुरानी केस है। के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवलोकन करते हुए कहा है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 69, उसी के आगे कोष्टक में 3 लिखिए। उसके आगे कोष्टक में क के अंतर्गत अपवाद इतना व्यापक है कि, इतना व्यापक है कि फर्म के विघटित होने के कारण फर्म की संपत्ति, फर्म की संपत्ति की मांग या तो भागीदार से या तृतीय पक्षकार से की जा सकती है। फुल स्टॉप। इसलिए एक विघटित फर्म के भागीदार से किसी धनराशि की वसूली, किसी धनराशि की वसूली करने के लिए वाद पोषणीय है। इसी में लिखिए आप लोग, मेंटेनेबल के बाद फुल स्टॉप लगाइए, इसके आगे लिखिए द वर्ड, इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, एनी राइट आर पावर, ओवर आर पावर टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ ए डिजॉल्व्ड फर्म, ऑफ ए डिजॉल्व्ड फर्म, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए,
in the section 69 3A would include the right to recover it from a third party or from a partner whom the property may be recoverable, and the word property को इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, must be interpreted to claim for money। नीचे क्वेश्चन में केस का नाम लिख लीजिए, शिवदत्त वर्सेज पूसीराम, इलाहाबाद। देखिए सामान्य तौर पर इतना पर्याप्त है, लेकिन आगे इस क्यों कैसे इसकी व्याख्या कर दी गई, इसमें कैसे ये दोनों लोग इंक्लूड होते हैं, कैसे ये दोनों लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, इसकी व्याख्या उच्च न्यायालय ने किया है। इसमें लिखिए आप लोग, धारा 69 3 तीन कोष्टक में रहेगा, उसके आगे कोष्टक में क में प्रयुक्त शब्दावली इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, किसी विघटित फर्म की संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार या शक्ति, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए, के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के किसी भागीदार से संपत्ति को वसूल करने का अधिकार शामिल है, जिससे भी संपत्ति वसूल किए जाने योग्य हो। अब देखिए, एक पहला अपवाद ये हुआ, दूसरे अपवाद में ये बताया जा रहा है, बी पार्ट में देखिएगा, तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई दिवालिया भागीदार है, तो ऐसे भागीदार की संपत्ति को वसूल करने के संबंध में, यानी कि एक शासकीय समनुदेष्टि कहिए, या फिर उसको कहिए कि ऑफिशियल एसाइनी, या फिर रिसीवर, या न्यायालय के द्वारा वसूल किया जा रहा है या वसूली की जा सकती है, तो इस पर उपधारा 69 के उपधारा 1 और 2 के नियम, यानी कि वो दोनों प्रावधान यहाँ पर इसको बाधित नहीं करेंगे। अब देखिए, रिसीवर तो आप लोग समझ रहे हैं, पहले इस टर्म्स को हम जानने की है क्या है। तो रिसीवर तो आप समझ रहे हैं कि न्यायालय के द्वारा किसी प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए ऑर्डर कितना है, 40, तो उसमें इसको नियुक्त कर दिया जाता है। या फिर न्यायालय के प्रोटेक्शन में वो संपत्ति चली गई, चाहे वो जिस व्यक्ति को रखे। यहाँ पर आ रहा है, जो टर्म्स आ रहा है कि ऑफिशियल एसाइनी देखिए उस संदर्भ में होता है कि जैसे कोई भागीदार है या कोई व्यक्ति है, उसको सारी भूल रहे हैं,
उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। यानी कि जब वो दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके संपत्ति की देख रेख करने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा, ये न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा और न्यायालय का इस पर आदेश होगा। या तो जिस व्यक्ति को वो रेफर कर रहे हो या न्यायालय जिस व्यक्ति को उचित समझ रहा है उस व्यक्ति को वहां पर नियुक्त कर देगा। तो वैसे व्यक्ति के द्वारा अब उनके संपत्ति को देख रेख की जाएगी, जो भी संपत्ति बची है। अब सपोज करिए कि कोई भागीदार है और वो दिवालिया घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसकी लेनदारी अभी शेष बची हुई है। जैसे सपोज करिए कि एक पार्टनर है, दिवालिया घोषित कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, वो बाहर हो गया। लेकिन जब फर्म विघटित हो रही है तो वहां पर उसके द्वारा कुछ ऐसी संपत्ति है जो उसके शेयर में भी आ रही है, लेकिन उसको वसूल कौन करेगा? उसको वसूल करेगा या तो रिसीवर वसूल कर सकता है, न्यायालय के द्वारा भी इसको वसूली कराई जा सकती है, या फिर ये जो आपके ऑफिशियल असाइनी है इस व्यक्ति के द्वारा उसकी वसूली की जाएगी। तो इसके लिए वाद लाया जा सकता है। सपोज करिए कि कोई थर्ड पर्सन है तो ऐसे थोड़े दे देगा, वो तो कह देगा कि वो तो दिवालिया हो गया, वो चला गया, हम क्यों देख। लेकिन वह प्रॉपर्टी जब प्रूव हो जाती है कि नहीं ये जो है उस दिवालिया भागीदार की है, तो यदि वो वैसे नहीं दे रहा है तो जो ऑफिशियल असाइनी है या फिर रिसीवर है इसके लिए सूट लाएंगे। तो जब सूट लाएंगे तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता है या उस व्यक्ति को जिसके द्वारा ये संपत्ति देना है या जिससे संपत्ति वसूल की जा रही है वह यह कहकर नहीं अपने को बचा सकता है कि ये फर्म तो रजिस्ट्रीकृत है नहीं, यहाँ रजिस्ट्रीकरण का आधार नहीं ले सकते हैं, या जो व्यक्ति जो है दिवालिया घोषित कर दिया गया है उसका फर्म रजिस्टर में नाम नहीं है, ये कह करके वो ऐसे वाद का वर्जन नहीं कर सकते हैं, ऐसे वाद को प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे वाद को वह रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए इसको यहाँ अपवाद नंबर 2 में रख दिया गया है, दूसरे खंड में रख दिया गया है। अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी होती है और वहाँ पर यदि ऑफिशियल असाइनी नियुक्त कर दिया गया है, न्यायालय के द्वारा यदि उसको रख दिया गया है, तो जो भी संपत्ति उस दिवालिया भागीदार की है उसमें वेस्ट कर जाती है, उसमें निहित हो जाती है। इस कारण से उस व्यक्ति के द्वारा ऐसी संपत्ति की वसूली के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है या न्यायालय के समक्ष वाद लाया जा सकता है। तो ये है आपका बी पार्ट। देखिए इसमें जो है जैसे एक्ट का नाम दिए हैं, इंसॉल्वेंसी एक्ट है आपका 1909 की है और एक है 20 की। तो इसी के अंतर्गत इनकी नियुक्ति होती है। ऑफिशियल असाइनी को जब नियुक्त कर दिया जाता है तो वो जो जो भी संपत्ति है उसकी वसूल करने का वह हकदार हो जाता है, क्योंकि जो भी संपत्ति है उसमें निहित हो जाती है। इस कारण से वह ऐसा वाद ला सकता है। बी पार्ट में लिखिए। एक चीज़ और है कि देखिए वाद ला सकता है, लेकिन ये जो है आपके 100 रुपए से कम के माम नहीं सर, ये तो बिग पार्ट आगे है। ये इतना ही है एसआईनी का। लिखिए इसमें गलती देखिए हमसे ये हो गया है कि हम इस पार्ट को यहाँ लिख दिए। बी में लिखिए द पावर ऑफ एन ऑफिशियल एसाइनी रिसीवर आर कोर्ट अंडर इंसॉल्वेंसी एक्ट्स, यहाँ टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर। आप लोग लिखिए 3B या 3 खंड, तीसरे 3 लिखकर आगे कोष्टक में लिखिए। किसी दिवालिया भागीदार की संपत्ति को प्राप्त करने की किसी शासकीय समनुदेशित शासकीय समनुदेशित, इसी को ऐसा ही नहीं कहते हैं, कमा रिसीवर या न्यायालय की शक्तियों पर या न्यायालय की शक्तियों पर
धारा 69(1), हालांकि ऊपर ये लिखा गया है, उपधारा 1 और 2 के प्रावधान का प्रभाव नहीं होगा। कर दीजिए। अंडर सेक्शन 69 3B कमा पार्टनरशिप एक्ट, the power of the official assignee, the power of official assignee to realize the property, to realize the property of an insolvent partner is not affected, is not affected by the prohibitions, by the prohibitions contained in, contained in subsection 1 and subsection 2 of section 69 of the act. Full stop. Section 52, section 52 of प्रेसिडेंसी टाउन, प्रेसिडेंसी और टाउन के बीच में डैश रखिएगा, इंसॉल्वेंसी एक्ट 1903 डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी। देखिए 9 और 20 है, लेकिन इसमें खोलिए, क्या कहते हैं, नेट पर देखिए है कि नहीं एक्ट। प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1903। वो नहीं आ रहा है? नहीं, वो तो देखिए वो एक्ट नंबर होता है, जो पारित किया जाता है उसको बीच में डाल दिया जाए, कोष्टक में डाल दिया जाता है। 9 जैसे 3 का नहीं आ रहा है? अच्छा, ये जैसे आ रहा है, ये 9 का आ रहा है, 9 की धारा 52 देखिए तो। नहीं, तब लिखिए 1909 ही लिखिए। डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट which is divisible amongst his creditors. Among this property, among this property is the right to sue for damages or breach of contract which becomes vested in the official assignee, in the official assignee on the adjudication, on the adjudication of an insolvent
फुल स्टॉप, देयरफॉर, कॉमा, अंडर सेक्शन 69 3B 3B, comma, the official assignee can sue for damages, or breach of contract on behalf of an insolvent partner of a firm, although that firm has not been registered, full stop। आप लोग लिखिए, पढ़ दीजिए। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 69, आगे कोष्टक में 3, उसके आगे कोष्टक में अ, के अंतर्गत उपधारा 1 व उपधारा 2 में वर्णित प्रतिबंध से किसी दिवालिया भागीदार की संपत्ति को वसूल करने के शासकीय समनुदेशती की शक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। फुल स्टॉप। प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम 1909 की धारा 52 दिवालिया भागीदार लिखेगा, दिवालिया भागीदार के उस संपत्ति का वर्णन करती है जो उनके लेनदारों के बीच विभाजित होती है और इससे संविदा भंग के लिए वाद लाने का अधिकार शासकीय समनुदेशती में निहित होती है। फुल स्टॉप। इसलिए धारा 69 3 ख के अंतर्गत शासकीय समनुदेशती दिवालिया भागीदार की ओर से संविदा भंग
के प्रतिकर के लिए वाद ला सकता है, वाद ला सकता है। यद्यपि फर्म रजिस्ट्रीकृत न हुआ हो। तो देखिए, आप रिसीवर को जान रहे हैं और इसकी धारा जो है आपके ऑफिशियल एसआईनी की जो 52 है, ये स्पष्ट कर दे रही है कि इस तरह की जो भी संपत्ति है, देखिए वो रिसीवर तो आप पा जाएंगे, रिसीवर के बारे में आप जानते हैं, लेकिन ऑफिशियल एसआईनी के संबंध में ये जो मैटर है, इस एक्ट की धारा 52 में पावर दिया गया है कि वह यदि किसी क्रेडिटर्स के बीच में वो संपत्ति बांट दी जाती है, किसी से यदि लेनदारी है, तो उसके लेनदारी के लिए या यदि कोई संविदा से संबंधित भंग हो जा रहा है, संविदा ब्रीच कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए जो भी प्रतिकर बनता है, तो ऐसे प्रतिकर की वसूली के लिए वह ऑफिशियल एसानी वाद संस्थित कर सकता है। यहाँ पर जब तक, जबकि या भले ही उस फर्म का रजिस्ट्रीकरण न हुआ हो, यहाँ पर यह आधार नहीं ले लिया जाएगा कि फर्म रजिस्ट्रीकृत नहीं है, इसीलिए तो इसको अपवाद में रखा गया है। और ये अपवाद इस बात को स्पष्ट करता है कि इन मामलों में जो है वाद लाया जा सकता है और उपधारा 1 और 2 के प्रावधानों का यहाँ प्रभाव नहीं होगा। आगे बढ़ें। देखिए, थोड़ा सा ये आपके व्यवहार में नहीं है, इसलिए लगता जरूर होगा, लेकिन दो एक बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके बीच आ जाएगा। या इसमें क्यों दिक्कत होती है? देखिए, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिसको हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, जान रहे हैं। यही कारण होता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी परेशानी आती है। आईपीसी में तो है, आप देखते हैं कि उसको मार दिया तोड़ दिया, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो होती है वो आपके बीच की रहती है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे, अभी जाएंगे प्रैक्टिस में, तो बहुत प्रैक्टिस में आप जैसे आप वहाँ ऑफिस ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्ट होंगे जिसको आपको पढ़ना होगा। बंडल के बंडल बुक्स आपके ऑफिस में भेज दी जाती है, पढ़ेंगे तभी तो सारा मैटर डिसाइड करेंगे, नहीं तो जो भी आएगा वो अपनी बात कहेगा। सुनने से यही लगता है कि दोनों की बातें सही है, लेकिन जब आप बुक पलटते हैं, वहाँ पर मैटर देखते हैं, केस लॉ देखते हैं, तब आप निष्कर्ष निकालने के लिए सक्षम होते हैं। अब देखिए, इसका जो उपधारा 4 है, इसको देखते हैं। देखिए, उपधारा जो सब सेक्शन 4 है, इसमें ये बता दिया गया है कि कुछ छूटें दी गई हैं, और वो जो छूट है या मुक्ति दी गई है, इनको जो है इंजम्पशन प्राप्त है। तो वो कौन कौन सी बात है, कहाँ पर ये उपधारा जैसे 1 और 2 का जो नियम है ये लागू नहीं होता है। तो इस संदर्भ में ये बता दिया गया है कि दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग। पहले में देखिए, जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट में लिखा गया है, आप देखते रहिए खंड ए और 2, वहाँ पर अपना ध्यान रखिए। उसमें ये बता दिया गया है कि इस अधिनियम का जिन क्षेत्रों पर प्रभाव है, वहाँ पर यदि धारा 56 के अंतर्गत कोई छूट दे दी गई है, धारा 56 में हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं कि राज्य सरकार यदि चाहे तो कुछ क्षेत्रों को रजिस्ट्रीकरण से छूट दे सकती है, उनको मुक्त कर सकती है। और इसका रीजन क्या बताए थे? रीजन में यह है कि हो सकता है कि अभी वो डेवलप्ड एरिया ना हो, वहाँ पर इस तरह की आवश्यकता नहीं है, तो इस वहाँ पर विकास के लिए या ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए इस तरह की छूटें दी जा सकती हैं। तो राज्य सरकार यदि जिस एरिया में छूट दे दी गई है, वहाँ पर इस प्रावधान की क्या कीमत रह जाएगी? जहाँ पर रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य सरकार ही छूट दे रही है, आपका प्रावधान कह रहा है, तो वहाँ पर तो ये जरूरी नहीं है कि उपधारा 1 और 2 का अनुपालन किया जाए, उसे उसको मुक्ति दे दी गई है, उसे छूट दे दी गई है। या जैसे सपोज करिए कि कह रहा है कि जहाँ पर इस अधिनियम का विस्तार है, इसी से ये अर्थ निकाला जा सकता है कि यदि फर्म जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया है, यदि वो इस भारत राज्य क्षेत्र से बाहर है, तो वहाँ पर भी यहाँ ये उपधारा 1 और 2 का प्रभाव नहीं रह जाएगा। तो ये जो पहली उपधारा है इस सेंस में बता रही है। दूसरे पार्ट में ये बताया जा रहा है कि पीटी केसेज हैं, जो छोटे छोटे मामले हैं, जैसे 100 रुपये से कम का मैटर है और इस पर सेट ऑफ है, इसके लिए कोई सूट लाया जा रहा है, तो इसे भी इनको मुक्त कर दिया गया है। तो ये दो जो है अपवाद यहाँ बता दिए गए हैं। उपधारा लिखिए, सब सेक्शन 4। इसमें लिखिए, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग। आप लोग लिखिए उपधारा 4।
डैश लगाइए। यह धारा निम्नलिखित को लागू नहीं होगी। इसमें लिखिए ए, द फार्म्स लिखिए विच आर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, ROR, those areas where, according to section 56 of the act, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोविजन होगा, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट, दिस चैप्टर डज नॉट अप्लाई, जहाँ पर छूट दे दी गई है रजिस्ट्रीकरण से। आप लोग लिखिए डैश के बाद क, उन फर्मों को जो भारतवर्ष से बाहर है, जो भारतवर्ष से बाहर है, कमा, या उन क्षेत्रों में है जहाँ पर इस अधिनियम की धारा 56, इस अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों के अनुसार, के प्रावधानों के अनुसार यह अध्याय लागू नहीं होता है। बी में लिख लीजिए द पेटी केसेज हैव बीन एग्जम्प्टेड टू दिस सेक्शन। आप लोग लिखिए बहुत छोटे वादों को इस धारा के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है। जैसे 100 रुपये तक के मुजराई के दावे को मुक्त कर दिया गया है या उस छूट दे दी गई है। पर दीजिए देखिए ये तो सामान्य तौर पर जानने समझने के लिए है, सरल भाषा में है, इसको हम जान लिए या ये हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई कि कहाँ पर ये जो है एक्ट का जो रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता है या जो उपधारा 1 और 2 में जो अपेक्षाएं की गई हैं ये आवश्यक नहीं है। तो उपधारा 4 भी इस बात को स्पष्ट कर रही है कि यहाँ पर इससे मुक्ति दी गई है, इसको भी एक तरह से अपवादित स्वरूप में माना गया है। लेकिन अब देखिए कि जो आपका एक्ट कहता है वो कौन कौन से कारक हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 एक्ट की बात की जा रही है और यदि उन एक्टों में है, एक है आपकी जैसे धारा 19 है और यह है प्रेसिडेंसी स्मॉल काजेज कोर्ट्स 1882 की, और एक है प्रोविंशियल स्मॉल काज कोर्ट्स 1887 की है। तो एक में देखिए धारा 19 में बताया गया है जो पहले की है, इसमें यदि कोई शेड्यूल है, इसमें कोई प्रोविज़न है तो इसको ध्यान में रखते हुए, या यदि 1987 का एक्ट है इसमें एक दूसरे सेकेंड अनुसूची दी गई है, शेड्यूल दिया गया है, इसमें यदि दर्ज है, इसमें यदि इंक्लूड है, इसमें उसको शामिल कर दिया गया है, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अन्य वादों पर ये क्या कहते हैं कि ये प्रोविज़न लागू हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये मना कर दिया गया है आपका, जैसे सेकंड शेड्यूल लेते हैं या धारा 15 लेते हैं जो सेकंड पार्ट में है, इसमें वो 3 बातों को रोक दिया गया है। जैसे फर्म का विघटन है तो बात नहीं ला सकते हैं, या फिर आपका है कि लेखाओं से संबंधित है या फर्म की रिकवरी के लिए है। तो अब सपोज करिए कि कोई ऐसा भागीदार है जहां पर कि वो फर्म आपका डिजॉल्व हो गई है और फर्म की वसूली की जा रही है, तो उसको यदि इंजंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कोई व्यक्ति है जब पैसा ले लिया तो वो जानता है कि हमसे वसूली की जाएगी, वो वहाँ से हटना चाहता है, बाहर जा रहा है, तो कैसे क्या कर सकते हैं, उसको पहले रोका जाएगा कि आप जो है इसको रोकिए। कैसे रोकेंगे, रोकने का उपाय क्या है,
इंजंक्शन का सूट लाएंगे कि न्यायालय का आदेश न्यायालय के द्वारा यह आदेश पारित किया जाए कि यह व्यक्ति जो है कहीं यहाँ से हटने न पाए, इस बात के लिए इंजंक्शन ग्रांट किया जाए। जब इंजंक्शन आ जाएगा तभी वो व्यक्ति यहाँ पर रुकेगा। तो ये सब सारी जितने भी बातें हैं, इन दोनों यदि एक्ट जो हैं जहाँ परमिट कर रहे हैं वहाँ तो सूट लाया जा सकता है, लेकिन जहाँ यदि इनको रोक दिया गया है, जहाँ ये कह मना कर दिया गया है कि ऐसे सूट नहीं लाए जा सकते हैं, कब? जबकि बहुत छोटा मामला है, देख रहे हैं 100 रुपए तक की वसूली की बात है, तो इस पर इंजंक्शन का सूट नहीं आएगा। जैसे सपोज करिए कि उस व्यक्ति को रोका जा सकता है, पहले हम रिकवरी पढ़ करके आ रहे हैं, लेकिन वो मामूली जो है 100 रुपए के सेट ऑफ की बात है, इससे कम की बात है, तो यहाँ पर जो है ये फॉलो नहीं किया जाएगा, ये प्रोविजन वहाँ लागू नहीं होगा। लेकिन जहाँ 100 रुपए से ज़्यादा की बात है उसके लिए सूट लाया जा सकता है और वहाँ पर इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। तो जो 100 रुपए से कम की बात है इसके लिए सामान्य तौर पर सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, क्योंकि इसे मुक्ति दे दी गई है, इसे छूट दे दी गई है। अभी देखिए है बात कि ये उस जमाने की 100 रुपए की बात है, आज तो 100 रुपए की कोई कीमत नहीं रह गई है उस तुलना में। तो ये सब बातें जो हैं पीटी केसेज में इनको मुक्ति दे दी गई है, इनको छूट दे दी गई है। लेकिन लीगल वे इसका क्या है, इसको एक पैरा में लिख लीजिए आप लोग। पैरा दीजिए, सेक्शन 69 4B, 4 कोष्टक में रहेगा और बी भी कोष्टक में रहेगा, ऑफ द एक्ट अप्लाइज ओनली टू सूट्स एंड सेट ऑफ्स not exceeding ₹100 in value and which are not of a kind specified in section 19 of the Presidency a Small Causes Courts Act 1882। Presidency a Small Causes Courts Act 1882 RORR not of a kind, आर के पहले कमा लगा लीजिएगा, नॉट ऑफ ए काइंड स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल टू द प्रोविंशियल स्मॉल काज कोर्ट्स 1887। फुल स्टॉप। In other words, comma, the bar under section 69 does not apply to suits of a small causes के ऊपर ये पोस्टऑफिस लगाइएगा, नेचर valued at not exceeding ₹100, full stop, but when a suit or cross objections is not cognizable either by the Presidency Court of a Small Causes or of a Small Cause Court, comma, section 69 4B will not apply। आप लोग लिखिए, पढ़ दीजिए।
भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 69 पुस्तक में 4 उसके आगे 69(4) का खंड ख लिखिए। 69(4) का खंड ख केवल 100 रुपये तक के मूल्यों के वादों या मुजराई के दावों को लागू होता है और जो प्रेसिडेंसी नगरों लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 देखिए नगरों बोल दिए हैं, नगर नहीं रहेगा। लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 की धारा 19 में 82 की धारा 19 में विनिर्दिष्ट माने दिए गए किस्म का कमा या प्रांतीय लघुवाद न्यायालय या प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किस्म का न हो फुल स्टॉप। दूसरे शब्दों में कमा लगाइए। धारा 69 में वर्णित प्रतिबंध बहुत छोटे वादों जो मूल्य में 100 रुपये से अधिक न हो कमा पर लागू नहीं होता है। आगे लिखिए, किंतु जब कोई वाद या प्रतिदावा प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय या प्रांतीय लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने योग्य न हो तो धारा 69 4 का खंड ख लागू नहीं होगा। तो देखिए इस रूप में है, ये है 69। ये 69 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए जैसे हो सकता है कि हमने तो मान लीजिए यहाँ 3 लेक्चर हम लोग पढ़े, तो ये बड़ा हो सकता है, लेकिन कहीं केस ला करके या जो चीज़ आप समझे हैं इसको आप व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर करिएगा। अब देखिए छोटी छोटी कुछ बातें आगे हैं। जैसे आप धारा जब 70 देखते हैं तो इसमें पेनाल्टी की बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि पेनाल्टी फॉर
पनिशिंग ऑफ फॉल्स पर्टिकुलर्स, यदि कोई गलत विशिष्टियां दी जा रही हैं या जो है मिथ्या विशिष्टियों के बारे में सूचना दी जा रही है तो इस पर पनिशमेंट हो सकता है, इस पर दंड अधिरोपित हो सकता है, इस पर जो है कुछ दंड अधिरोपित किए जा सकते हैं। तो इसमें ये बता दिया गया है कि जहाँ की कोई व्यक्ति है और इस अध्याय के अधीन, जैसे आप देख रहे थे कि इधर 64 वगैरह में बहुत सारी सूचनाएं देनी होती है। जैसे फार्म के रजिस्टर में कोई नया पार्टनर आ गया, कोई जुड़ गया, कोई निकल रहा है, फार्म को जो है समाप्त कर दिया गया है, तो इसकी जो भी विशिष्टियां हैं, जो भी इस तरह की सूचना दिया जाना है, ये दे दिया जाना चाहिए। और इसमें कोई गलत यदि सूचना दिया जा रहा है तो ऐसे सूचना दिए जाने वाले व्यक्ति को यहाँ दंड दिया जाएगा या उसे पेनाल्टी के तौर पर कुछ धनराशि अधिरोपित कर दी जाएगी। तो ये है आपकी धारा 70 लिख लीजिए। सेक्शन 70, पेनाल्टी फॉर फर्निशिंग ऑफ फॉल्स पार्टिकुलर्स। आप लोग लिखिए धारा 70, मिथ्या विशिष्टियां देने के लिए शास्त्र। इसमें लिखिए, दिस सेक्शन इम्पोज ए पेनाल्टी फॉर मेकिंग ए फॉल्स आर आर इनकम्प्लीट declarations in any document. This section imposes a penalty for making a false or incomplete declarations in any document, sent to the registrar of firms under this chapter, placing on the a small footing, a false statement and an incomplete statement. आप लोग लिखिए, कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी ऐसे कथन, संशोधन कथन, सूचना या प्रज्ञापना को हस्ताक्षरित करेगा, सूचना या प्रज्ञापना को हस्ताक्षरित करेगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, तो ऐसी दशा में वह कारावास से जो 3 मास तक का हो सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। आप लोग इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एनी पर्सन हु साइंस एनी स्टेटमेंट, अमेंडिंग स्टेटमेंट, नोटिस और इंटीमेशन under this chapter containing any particulars which he knows
false, then he shall be punished with imprisonment which may extend to 3 months or with fine और विथ बोथ। देखिए 71 में जो है पावर्स टू मेक रूल्स यानी कि नियम बनाने की शक्ति बताई गई है। धारा 71 जो है इसमें नियम बनाने की शक्ति में बताई गई है। तो देखिए राज्य सरकार को यह पावर है, राज्य सरकार को यह शक्ति है। जैसे 71 पढ़ेंगे इसमें कुछ विषय दिए गए हैं, तो उन विषयों के संबंध में यदि जरूरत पड़ती है कि कोई नियम बनाया जाए, किसी नियमावली की जरूरत है, किसी कोई रूल्स बनाने की जरूरत है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा उस संदर्भ में नियम बनाया जा सकता है। तो ये है आपका 71। और 72 में देखिए है माड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस, जिसको आप लोग नोट भी कर चुके हैं कि जहां पर किसी सूचना को दिए जाने की आवश्यकता है तो किस तरीके से सूचना दी जा सकती है। या तो उस व्यक्ति को डाक से भेजिए, कार्यालय पर चस्पा कर दीजिए, पेपर में गजट करा दीजिए। ये सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से सूचना दी जा सकती है। 73 को देखिए डिलीट कर दिया गया है। और 74 में देखिए इसको सेविंग क्लाज के रूप में रखा गया है। सेविंग क्लाज का अर्थ ये होता है कि वो अधिकार जिसको सुरक्षित रख दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है कि उस पर इस अधिनियम का प्रभाव नहीं होगा। तो उस संदर्भ में ये प्रावधान किया गया है कि जैसे सपोज करिए कि इस अधिनियम के आने के पूर्व, जब ये 32 में आया, तो इसे आने के पूर्व जो भी भागीदारी से संबंधित या जो भी कोई व्यक्ति है अपना अधिकार यदि रखता है या जो भी इस तरह का अधिकार वो प्राप्त कर चुका है, जो भी विषय हैं, तो उस पर इसका प्रभाव नहीं होगा। इसको कहते हैं सेविंग क्लाज कहते हैं, या इसको व्यावृत्ति खंड कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ये अधिनियम जो है समाप्त होता है। अब देखिए आप लोग कहते हैं कि सारे सेक्शन को आप पढ़ा दिए, बहुत ब्रॉड पढ़ा दिए, तो मेंस के लिए अगर नोट करना हो तो कुछ धाराओं को नोट कर लीजिए। बाकी जो आप प्री में जाते हैं, कहीं आपको इंटरव्यू देना है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए शुरू का पढ़िए 4 और 5, ये मेंस में पूछा जाता है। 13 और 14, फिर धारा 19, 28, 30। धारा 19, 28 पढ़िए, फिर इसके बाद 30, ये सब महत्वपूर्ण है। और उधर देखिए डिजोल्यूशन से सवाल दो बनते हैं। एक जैसे ये पूछ लिया जाता है कि फर्म के विघटन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करिए, तो वहाँ आपको 39 से लेकर 40 तक ये कवर करना पड़ेगा। या एक पूछ लिया जाता है, स्वतंत्र सवाल ये बनता है कि न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करिए, तो इसमें आप 44 को लिखते हैं। तो आप ये इसको सपोज करिए 39 से लेकर 44 तक, और ये लास्ट में 69। ये मेंस के लिए महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं। बाकी प्रीलिम्स में जाना हो, कहीं इंटरव्यू में जाना हो, चाहे आप एलएलएम कर रहे हो या कहीं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना हो, तो वहाँ पर आप सारे सेक्शन को एक बार देख लीजिए। बाकी कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई बुक टच कर रहे हैं आप लोग, रखे हैं? चलिए।